हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारे इंग्लिश चैप्टर नंबर द स्कूल बॉय पे है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक बॉय के बारे में जो स्कूल जाता है और वो अपनी लाइफ इस पोएम में डिस्क्राइब करेगा। ये सबसे पहले मैं आपको बुक के पेजेस दिखा रहा हूँ कि हमारे जो बुक के पेजेस मतलब जिसमें हमारी पोएम लिखी हुई है वो कैसे हैं। मतलब वो पोएम की फॉर्म है, लेकिन जो उसके बाद मैं आपको पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ। उसके अंदर वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इनका पोइट कौन है, पोइट की सारी इन्फॉर्मेशन, फिर पोएम की हम समरी करेंगे और बाकी और भी चीज़ें करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, जिससे कि वो भी अच्छे से चैप्टर पढ़ पाए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूल लाइफ में हैप्पी नहीं होते। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी। अब हम इस पोएम में ये जानेंगे कि उसको क्या अनहैप्पी बनाता है, वो खुश क्यों नहीं है। Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वो जो लड़का है वो अपने आप को बर्ड्स के साथ कंपेयर करता है, प्लांट्स के साथ कंपेयर करता है। उसको ये है कि प्लांट्स को फ्रीडम है, बर्ड्स को फ्रीडम है। बर्ड्स को तो फ्रीडम है ही है, लेकिन प्लांट्स को भी है क्योंकि दे आर नॉट कैप्चर्ड अंडर सम सुपरविजन। तो आगे हम पोएम रीड करते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant hume stand winds his horn, and the sky lark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morning, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outflown, the little ones spend the day in flighting and dismay. But to go to the school in a summer morning, oh, it derives all of the joy away. Under a cruel eye outdrawn, the little ones spend the day in light shining and dismay. Oh, then at times I drop in, sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the daily shower. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but drop his tender wing and forgot his youthful spring? तो जो अभी हम मैंने रीड करी वो सारी पोएम थी जो हमारी बुक में दी गई है। अब हम उसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस पे जाएंगे। जो एक्सप्लेनेशंस हमें पोइट के बारे में बताएंगी। तो ये कुछ ऐसा दृश्य है, ये वाला जो बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही अनहैप्पी है और ये सारी चीज़ें सोचता है कि बर्ड्स हैप्पी हैं, बाहर के प्लांट्स हैप्पी हैं, उनको फ्रीडम है। तो ये चैप्टर लिखा है विलियम ब्लेक ने। चैप्टर नॉट पोएम, ये पोइट है इस चैप्टर के विलियम ब्लेक। The poet of the schoolboy is William Blake, who was born on 28th November 1757 and died on 12th August 1827। अब हम पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। विलियम ब्लेक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ही वॉज बोर्न ऑन 28th November 1757 and he was died on 12th August 1827. He was an English poet, painter and a printmaker. Wow, what the achievements he was. मीन्स विलियम ब्लेकर जो था वो एक पोइट भी था, पेंटर भी था और प्रिंट मेकर भी था। Largely unrecognized during his lifetime, Blake is now considered a semi-manual figure in the history of poetry and visual arts of the Romantic Age. लेकिन आज के मॉडर्न टाइम्स में ब्लेक को कंसीडर किया जाता है एक सेमिनल फिगर ऑन द हिस्ट्री पोइट में, और उसकी आर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वो पेंटर भी था और पोइट भी था। His visual artistry led one contemporary art critic to proclaim him far and away the greatest artist Britain has ever produced. In 2002, Blake was placed at number 38 in BBC's poll of the 100 Greatest Britons. He produced diverse and symbolic rich work
which embrace the imagination as the body of God or human. तो और इस अबाउट द पोइट में से हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि वो एक पेंटर भी थे, इंग्लिश पोइट भी थे, प्रिंट मेकर भी थे और उनकी आर्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो एक विजुअल आर्टिस्ट थे, पहले विजुअलाइज फिर ड्राइंग। और 2002 में उनको 38 नंबर प्लेस किया गया था BBC पॉल्स में ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटन्स। अब हम जान लेंगे पोएम के बारे में। जो पोएम हमने पीछे पढ़ी थी, मतलब लास्ट में पढ़ी थी, जो हमारी बुक में दी गई है, अब हम उसकी पोएम की थोड़ी ब्रीफ लेंगे। द स्कूल बॉय इज अ 1789 पोएम by William Blake and published as a part of his poetry collection entitled। अब जो स्कूल बॉय है वो जैसे हमें पता है कि जो पोइट थे वो 1757 में बॉर्न हुए थे, लेकिन 1819 में उन्होंने अपनी ये पोएम लिखी द स्कूल बॉय। विलियम ब्लेक जिन्होंने लिखी अपनी पोएम द स्कूल बॉय, उन्होंने पब्लिश किया इस पोएम को एज अ पार्ट ऑफ पोइट्री कलेक्शन। और इनमें सॉन्ग्स भी जो लगाए वो इनोसेंस थे। These poems were later added with Blake's songs of experience। जो ये पोएम थी थोड़ी देर बाद, मीन्स थोड़ी दिनों बाद, ये एक सॉन्ग में रिवेंज हो गई to create the entire collection entitled Songs of Innocence and of Experience, showing the two contrary shades of the human soul. The Schoolboy is a poem written in the pastoral tradition that focuses on the downsides of formal learning. It considers how going to school on a summer day drives all the joy away. The boy in this poem is more interested in escaping his classroom than he is with anything his teacher. It is trying to teach. In the latter half, a child in school is compared to a bird in cage, meaning something that was born to be free and in nature is instead trapped inside and made to be obedient। अब इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है, जैसे हमने अपनी पोएम में पढ़ा कि जो स्कूल बॉय था वो अनहैप्पी था, यहाँ पर भी यही है कि वो अनहैप्पी था। वो ये सोचता था कि जो इंसान है, मतलब इंसान नहीं, वो ये नहीं सोचता, वो पहले डरता था। वो लोगों से छुप कर, टीचर से छुप कर, क्लासरूम से छुपता था ताकि कोई उसे पढ़ा ना पाए। और उसके अगले ही हाफ में अ चाइल्ड इन स्कूल कंपेयर टू बर्ड इन अ केज, और उसके अगले ही हाफ में इस चाइल्ड ने अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि वो कि कुछ तो बॉर्न हुआ होगा ना जो फ्री मूव करे नेचर में, ना कि ट्रैप हो जाए एक इनसाइड एक जैसे केज में। हम मानते हैं कि बर्ड्स को हम केज करते हैं, मतलब बर्ड्स को हम केज में रखते हैं। तो इस बॉय ने सोचा कि कुछ तो बॉर्न हुआ होगा जो फ्री होगा, कुछ तो कोई तो ऐसा होगा इंसान जो पैदा हुआ होगा जो फ्री होगा अपनी नॉर्मल लाइफ से। अब यहाँ पर पोएम वही सेम लिखी है जो हमें पीछे पढ़ी थी। I love to rise in the summer morning when the birds sing on every tree. The distant himself winds his horn and the sleigh car sings with me. Oh, what sweet company! फर्स्ट पैराग्राफ ही, फर्स्ट स्टेंजा इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम समरी पे जा सकते हैं क्योंकि हमने ये पोएम पढ़ ली है। अब हम इसकी समरी पे जाते हैं। जो पहले की कुछ लाइंस हैं पोएम की, वो हमें एक फ्रेशनेस मार्क करती हैं कि समर मॉर्निंग की फ्रेगनेंस और फ्रेशनेस बहुत ही इनोसेंस होती है। और जो लड़का है वो अपनी अपनी अच्छाइयाँ इस तरह से एक्सप्रेस करता है कि बर्ड्स और होमस्टन्स जो हैं वो हॉर्न ब्लो कर रहे हैं। उसको वो कंपनी अच्छी लगती है जिसमें जो जॉय, उसको वो कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जिसमें जॉय जो है वो बिटर में टर्न हो जाए। As he could attend the school and sit in classroom under the cruel eyes of teachers, वो टीचर्स की क्रूअल आइज में नहीं बैठना चाहता।
इट डिराइव्स ऑल द एनर्जी एंड ड्राइव ऑफ द समर। समर में जब वो अर्ली मॉर्निंग में उठता है तो उसमें जॉय होता है, मतलब उसमें खुशी होती है उठने की। लेकिन जैसे ही स्कूल की बात आती है तो उसका जो जॉय है वो बिटर में बदल जाता है और वो बैठना नहीं चाहता टीचर की क्रूअल आइज के अंदर। और वो स्कूल का नाम सुनते ही उसकी सारी एनर्जी उसे उसके मन से छीन ली जाती है। और फिर जब छीन ली जाती है तो जो बॉय है वो अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपेयर करने लग जाता है कि कोई ना कोई तो होगा जो बॉर्न हुआ होगा फ्री फ्री आज़ाद रहने के लिए, ना कि ट्रैप रहने के लिए क्लासरूम में, और वो भी सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के लिए। अब हम इस पोएम को एनालाइज करेंगे। The poem is arranged in 6 stanzas with 5 lines each. It contains a rhyming scheme of A B A B B. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम समरी करेंगे और वही बहुत कुछ करेंगे, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पोएम के पोइट के बारे में भी जानेंगे। तो अब यहाँ पर हम राइमिंग स्कीम पर आए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 स्टैंजास और एक स्टैंजा में 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पोएम इज अरेंज इन 6 स्टैंजा विद 5 लाइन्स, ईच कंटेन्स अ राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी। अब मैं आपको ए बी समझाती हूँ कैसे है। हम फर्स्ट 2 पैराग्राफ ही कंपेयर करेंगे। जैसे है यहाँ पे, लेट मी यूज पेन, मॉर्न, ठीक है, हॉर्न, मॉर्न, वॉर्न, वे, ए, में। तब ये हुआ ए बी। अब नेक्स्ट पेज पे आर, सॉरी, श्योर, आर, ये हुआ हमारा बी। जॉय, एनॉय, ये भी हमारा हुआ ए। तो ऐसे ही हमें ये करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी। अब हमने यहाँ पे ए बी बी कर लिया। दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स विलियम ब्लेक्स थॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एजुकेशन. It shows the draining element of classroom education and how it causes students to contribute poor learning. The poet promotes learning outside the classroom, especially learning in nature with increased natural creativity. अब पोइट इस पोएम के ज़रिए ये हमें बताना चाहता है कि हमें जो टीचिंग है ना वो नेचर में करवानी चाहिए, क्योंकि नेचुरल क्रिएटिविटी जो है वो लर्निंग को इंक्रीज़ करती है। क्योंकि जिस तरह से हम क्लासरूम में ट्रैप होकर टीचर की आइज़ के अंडर रहकर काम करते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे क्रूल, मतलब उनकी क्रूल आई साइड यानी कि टीचर की पूरी नज़रों में हो जाते हैं और वो उनको लगता है कि दे आर ट्रैप्ड अंडर द आइज़ ऑफ टीचर। तो पोइट इस पोएम से ये कहना चाहता है कि हमें नेचर में एजुकेशन मीन्स नेचर में अगर जाकर कोई टीचर एजुकेशन दे तो उसकी एजुकेशन जो है it has a good learn outcomes. As a poet of romanticism, William Blake has shown the importance of nature in the poem. William Blake यहाँ पर पोएम में जो नेचर की खूबसूरती है वो दिखाता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि वो जो है वो नेचर को कंपेयर करता है अपनी स्टडीज़ के साथ, जैसे बर्ड्स एंड प्लांट्स को। The references such as summer, wind blossom, rain showers, birds and springs relate to the importance of nature. यही बात है कि जो पोइट है वो नेचर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताता है। अब ये जो थॉट है ये बच्चे के दिमाग का है कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक. Human intelligence is richer and more dynamic than we have been led to believe by formal academic education. Formal education will make you a living, self education will make you a fortune.
These are the thoughts written by different poets. First was written by Margaret Mead. Second was written by Sir Robinson. Third was written by Jim Rohn. And the fourth one is written by the student. An education system isn't a worth great deal. It teaches young people how to make a living, but doesn't teach them how to make a life. This is the thought written by Aristotle. Educating the mind without the education, the heart is no education at all. This is the thought written by Lennon. When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key of life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn't understand the assignment, and I told them they didn't understand life. Wow, what an interesting thought written by John Lennon. This thought says that when John Lennon was 5 years old, his mother told him that आपकी खुशी आपके लिए सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी आपकी चाबी, आपकी ज़िंदगी मतलब खुशी आपकी ज़िंदगी की चाबी है। और जब जो जॉन लॉमेनन है वो स्कूल जाता था तो उससे जब पूछा जाता था कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो जो जॉन लेमन है वो हमेशा यही बोलता था हैप्पी। और फिर लोग समझते थे कि इसको ना हमारा क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट समझ नहीं आई है, लेकिन अब उसका आंसर जो जॉन लिनन देते थे वो ये देते थे कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आया कि ज़िंदगी क्या होती है। तो ये हमारी फुल पोएम। तो अब सबका थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाते जाते प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो वीडियो, और लाइक कर दो वीडियो को। बाय।